हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिल्पा मित्तल और मैं पीएचडी कर रही हूँ इकोनॉमिक्स से। और आज जो ये क्लास मैंने बनाई है ये है बेसिक इकोनॉमिक्स के ऊपर। देखिए, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को चूज़ करते टाइम ये सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल होगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक्स एक बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये भी था कि इससे बच्चों को पता लग सके कि इकोनॉमिक्स की स्टडी करते टाइम हमें कितना मज़ा आता है, कितना इंजॉय करके हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वो सब चीज़ें ही तो है जो हम हमारे डेली रूटीन में करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपका पैसों से रिलेट करती है, पैसों से रिलेटेड है, जिसको कोई भी ऐसा काम जो आप करने के बाद पैसा कमाते हैं वो इकोनॉमिक्स ही तो है। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, कोई भी चीज़ का परचेज करना, कोई भी चीज़ को सेल करना, डेट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक ब्रॉड कंसेप्ट है। जो बिजनेस स्टडी होती है वो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अब शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की डिटेल स्टडी, बेसिक स्टडी। देखिए, इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोसाइटीज कार रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। देखिए, इकोनॉमिक्स का क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास लिमिटेड होती है। ये इकोनॉमिक्स का रूल नहीं है, ये यूनिवर्सल रूल है। कुछ भी चीज़ जो हमारे पास हमेशा लिमिटेड होगी और जो हमारी इच्छा होती है, हमारी वॉन्ट्स होती है, वो हमेशा अनलिमिटेड रहती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमेशा चीज़ों को चुनना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। वो इकोनॉमिक्स ही है। कोई भी चीज़ जो हम लोग प्रोड्यूस करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हमने क्या करना है? ये देखिए, गुड्स और सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस करना है। उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या होता है? हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं और जो हमारी इच्छाएं है वो अनलिमिटेड होती है। इसलिए हमने इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है ना, कि हम लोग कितनी चीज़ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, कैसे है कि हमारे पास एक हम लोग एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास लैंड है, वो हमारे पास लिमिटेड है। मान लो कोई भी एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और इसके पास जो लैंड है वो कितनी है? 1 है, 1 यूनिट मान लेते हैं हम लैंड की। और ये सोच रहे हैं कि मुझे इसमें वीट भी प्रोड्यूस करना है, राइस भी करना है ना। ये 2 चीज़ें सोच रहे हैं प्रोड्यूस करने की। अब इसको इसमें चॉइस करना होगा ना कि पूरी लैंड के ऊपर जो हमारे पास 1 है वो वीट करना चाहेगा या राइस करना चाहेगा। तो उसे चूज़ करना होगा दोनों में से ना, वीट में से भी चूज़ करना होगा, राइस में से भी चूज़ करना होगा। किसे चूज़ करेगा वो? अब वो कैसे चूज़ करेगा? जिसकी कीमत उसे ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। उसे लगेगा कि वीट को सेल करके तो मान लीजिए हमें 100 रुपये मिल रहे हैं और राइस को सेल करके हमें 80 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो वो किसके ऊपर जाएगा? 100 के ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि उसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। तो ये होता है चॉइस, कि कोई भी इंसान है वो क्या करता है अपनी लाइफ में, जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और अनलिमिटेड वॉन्ट्स होते हैं वो चूज़ करता है उसमें। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी हो गया रिसोर्सेज का। ओके, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो आज हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं आपको ब्रीफ में इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगी। इकोनॉमिक्स वर्ड किससे? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसमें 2 वर्ड्स है ग्रीक लैंग्वेज में, ओक्यूस और नेमिन। जिसका ओक्यूस का मतलब होता है घरेलू और नेमिन का मतलब होता है प्रबंध करना, किसी भी चीज़ की घरेलू मैनेजमेंट करना। ठीक है, ये तो घरेलू मैनेजमेंट, ये तो है घरेलू मैनेजमेंट। किसी भी कंट्री के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो इकोनॉमिक्स ही होती है। आइए अब हम चलते हैं कुछ इकोनॉमिक्स की फेमस डेफिनेशंस की ओर। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उसे तो, कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ ही है। उन्होंने अब उनकी एक बुक आई थी 1776 में, जिसमें उन्होंने बताया था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसके बारे में इन्होंने वेल्थ के लिए बताया था। इन्होंने क्या बताया कि जो भी इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज़ होती है वो सिर्फ पैसे के लिए होती है। इन्होंने धन संबंधी हमको डेफिनेशन दी थी कि कोई भी जो हमारे पास जितना भी हम लोग कोई भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करते हैं वो सिर्फ हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। ये इन्होंने अपनी एक बुक में बताया था जो 1776 में आई थी और उसकी बुक का नाम इनका ये था।
चलिए जी आगे है। इनके बाद फिर आए मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल 1890 में। उनकी बुक का नेम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा चलो ठीक है कि हाँ जी, इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटी है वो पैसों के लिए तो होती है, बट पैसा सब कुछ नहीं होता। उसमें इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, तो उसमें ह्यूमन का वेलफेयर भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा काम करें कि दूसरे का लॉस होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा कमाओ अच्छी बात है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करो अच्छी बात है, बट उसमें हम वेलफेयर भी देखें कि जो हमारा, हम जिससे पैसा कमा रहे हैं उसके वेलफेयर को नुकसान ना, उसके कल्याण को नुकसान ना हो। उसके बाद फिर आए जी हमारे रॉबिन्स 1932 में, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस में आए। इन्होंने स्कारसिटी के ऊपर बोला। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास चॉइस का इन्होंने बताया था, जैसे एडम स्मिथ ने किसका बताया था, वेल्थ का बताया था, और मार्शल ने किसका बताया था, मार्शल ने हमारा बताया था वेलफेयर का, और इन्होंने बताया था चॉइस का। चॉइस मीन्स वही बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे पास अनलिमिटेड तो विशेज़ है, और हमारे पास जो स्कार रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। स्कार रिसोर्सेज में लिमिटेड रिसोर्स है और उनके अल्टरनेटिव यूज़ है। लाइक हमने एग्जांपल में पढ़ा था ना कि हमारे पास एक लैंड है, उसके ऊपर हमने वीट का प्रोडक्शन करना है या राइस का प्रोडक्शन करना है, वो हमको चूज़ करना पड़ेगा, तो वो अल्टरनेटिव यूज़ हो गया। उसके बाद आपका चॉइस करना पड़ेगा। इन्होंने ये बात बताई थी। आगे चलते हैं। अब आप कहोगे जिस इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी वो चीज़ें होती है जिसके बदले में हमें क्या मिलता है, मनी मिलता है, पैसा मिलता है। वो कोई भी काम जो हम करते हैं और उसके बदले में हम पैसा कमाते हैं, वो सब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। अब जैसे कि अब इसमें आप यूँ कह दो कि घरेलू जो लेडीज़ है वो काम करती है, बट उनको पैसा नहीं मिलता। घरेलू लेडीज़ को काम करते हुए बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलता, तो वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं आता। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंदर वो काम आते हैं जिनके करने के बाद हमें पैसा मिलता है। अब जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, जो दूसरों के घरों में लेडीज़ काम करती है, उस काम के बदले में करती तो वही है, बर्तन साफ, झाड़ू पोछा, बर्तन सब, खाना बनाना, वही काम करती है। बट अगर वो खुद के घर पे करे तो कोई पैसा नहीं देगा। अगर वो दूसरों के घर पे जाके करती है तो बदले में उसको मनी मिलता है, तो वो उसकी एक्टिविटीज़ उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। मीन्स कि छोटा सा सिंपल सा मीनिंग है कि वो ऐसा कोई भी काम जिसको करने के बाद बंदे को पैसा मिलता है, बदले में इनकम मिलती है, वो क्या होगी, आपकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होगी। अब देखिए इसमें प्रोडक्शन हो गया आपका, है ना, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन आप कर सकते हो, कंजप्शन भी हो गया। अब आप कहोगे कि कंजप्शन से क्या पैसा होगा? नहीं, जैसे कंजप्शन का मतलब है कि कोई भी बंदा जब चीज़ों को खरीदेगा और तो वो पे ही तो कर रहा है ना, तो जो जिसको पे कर रहा है वो उसके लिए इनकम ही तो बन रही है ना सामने वाले के लिए, तो कंजप्शन हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आप अपना पैसा घर में लेकर बैठे रहो, उसका कोई भी यूज़ ना करो, तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा ना। बट अगर आप उससे कोई भी फैक्ट्री लगाते हो, कहीं आप उसको ब्याज पर देते हो पैसा, या कहीं भी आप अपने पैसे का सर्कुलेशन घुमाते हो जब किसी कंट्री के अंदर, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और एक्सचेंज का मतलब है कि आप मनी को देते हो, पैसा तो देते हो और बदले में गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हो। ये इसका एक्सचेंज हो गया, है ना। कोई भी चीज़ को जब आप उसके लिए पैसा पे करते हो और बदले में वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज देते, तो आप इन दोनों चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करते हो। पहले के टाइम में होता था बार्टर सिस्टम, बोलते थे कि जैसे मान लो कि आपको एक के बाद एक चीज़ें एक्सचेंज करनी होती थी। आपको गेहूँ चाहिए तो बदले में आपके पास चावल है तो आप चावल दोगे और वो आपको गेहूँ देगा, ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं, अब एक मनी बना दिया ना एक्सचेंज का सिस्टम कि आप मनी दो और कोई भी आइटम खरीद सकते हो। अब आगे देखें, एक रैगनर फ्रिश थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट दिया था। आगे ना इकोनॉमिक्स को दो, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो, दो लैंग्वेज में इन्होंने इसको बांट दिया था। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, कोई भी चीज़ बहुत छोटी सी होती है ना, कोई भी चीज़ एक होती है उसे हम कहते हैं माइक्रो। और मैक्रो होगी जब कोई भी चीज़ लार्ज लेवल पे होती है ना, जिसमें एक बहुत सारी चीज़ें होती है, एक नहीं होती। जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वो लार्ज लेवल हो गया। देखिए जो माइक्रो का फादर है उसे एडम स्मिथ ही है, और जो मैक्रो का फादर है वो केन्ज है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेज, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई भी एक चीज़ भी, कोई भी एक फैक्ट्री के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, कोई भी एक
कोई भी शॉपकीपर है उसका पता कर रहे हैं, कोई भी एक यूनिट का पता करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड, जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं ना। इसमें तो हम लोग सिर्फ एक बंदे की बात करें, लाइक आपको जैसे जिंदल है, उनकी फैक्ट्री के बारे में आपको डिस्कस करना है, उनकी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, कितनी सेल आ रही है, वो सब। और अब जब आप पूरे देश की फैक्ट्रियों के बारे में बात करोगे, जितनी भी देश के अंदर फैक्ट्री है उन सबको टोटल कर लोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, मैक्रो स्टडी हो जाएगी वो, किसी भी चीज़ की बड़ी स्टडी, पूरे देश। इसमें देखिए नेशनल इनकम आ गई, पूरे देश की इनकम हो गई, और जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम हो गया, ऐसा प्राइस जो कंट्री में सबके लिए फेवरेबल हो, ऐसा ना हो कि पे करने वालों को प्रॉब्लम हो और उस प्राइस पर सेल करने वाले को दिक्कत हो। एग्रीगेट डिमांड, टोटल जितनी भी पूरी कंट्री में जितने भी लोग एक साल के अंदर डिमांड करते हैं, जितना सप्लाई होता है, वो सब चीज़ें। अब इसके कुछ स्कोप देख लेते हैं। जो ये सिंगल यूनिट है माइक्रो, तो ये आपका इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड आ जाता है, डिमांड कैसे करते हैं कस्टमर मार्केट में, प्रोडक्शन कैसे होता है, कोई भी एक यूनिट का, सिंगल यूनिट का हम लोग इसमें प्रोडक्शन देखेंगे। थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है प्राइस को कैसे डिसाइड करोगे, फैक्टर प्राइस को कैसे डिसाइड करोगे आप, और फैक्टर प्राइसिंग देखिए ये आ गया है ना, कोई भी चीज़ का प्राइस डिटर्मिनेशन करना, भाई आपको लेबर को कितना दोगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दोगे, लैंड को कितना रेंट पे करोगे, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। और स्कोप, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी आ गई। जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल के अंदर हम लोग कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं, एक साल के अंदर जो भी हमारी टोटल इनकम होती है वो हो गई आपकी जीडीपी। इसको हम लोग तीन तरह से देख सकते हैं। एक तो इसका होता है प्रोडक्ट मेथड, तीन मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, और एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड होते हैं। जो प्रोडक्ट मेथड होता है ये मार्केट प्राइस पर काउंट होता है। इनकम मेथड होता है ये आपका फैक्टर प्राइस पर होता है, फैक्टर कॉस्ट पर होता है। और एक्सपेंडिचर मेथड भी मार्केट प्राइस पर होता है। ये काफ़ी डिटेल से इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी मैं। एग्रीगेट डिमांड होता है एक साल के अंदर जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं वो डिमांड करते हैं चीज़ों की, और सप्लाई जो एक साल के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करते हैं। एम्प्लॉयमेंट हो गया रोजगार, भी कितना रोजगार है लोगों के पास। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता है, तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक्स होती है ना वो हमें तीन तरह से चलती है। या तो कैपिटलाइजेशन होता है, कैपिटलाइजेशन लाइक यूएसए। इसमें क्या होता है कि पूरी कंट्री का जो भी काम है, कंट्री में जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी स्कूल्स है, जितनी भी फैसिलिटी है, जितनी भी कंपनी है, जितना भी सब कुछ है वो सब प्राइवेट होता है। गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, सब प्राइवेट होती है सब चीज़ें, हॉस्पिटल, स्कूल। सिर्फ जो यूएसए की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिफेंस करती है, अपने देश में रहने वाले लोगों को डिफेंस की सुविधा देती है, उनकी रक्षा करती है। और बाकी जितनी भी सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है वो प्राइवेट ही होती है। बैंक है, जो भी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट है, जो भी एक देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है वो प्राइवेट लेवल पे होती है। एक दूसरा होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म में होता है लाइक आपका चाइना। इसमें क्या होता है कि जो देश की सरकार है, देश की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसका पूरा होल्ड होता है अपने कंट्री के ऊपर, वो पूरा होल्ड करके रखती है। और वो उसी गवर्नमेंट ही स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, बैंकिंग्स को, ट्रांसपोर्ट को, सभी चीज़ों को गवर्नमेंट ही होल्ड करती है। उसमें जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं होता, टोटली गवर्नमेंट का ही उसमें इंटरफेयर होता है, और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को होल्ड रखती है। मिस सारी एक्टिविटी गवर्नमेंट ही करती है। एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक, जो हमारी इंडिया की है। देखिए इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया में आपको पता है ना, स्कूल है। स्कूल की दो कैटेगरी है, एक तो गवर्नमेंट स्कूल है, एक आपका प्राइवेट स्कूल है ना। और ऐसे ही बैंक भी इसी दो फॉर्म में है, और आपकी ट्रांसपोर्ट भी इसी में ही है। गवर्नमेंट की ट्रेन्स है, बसेस है, और प्राइवेट भी है। और आपकी जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये भी दो फॉर्म में है ना, इसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। ये हो गया इंडिया, जिसमें हमारी इकोनॉमिक्स कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। देखिए इसमें भी ये दिखा रहा है ना, प्राइवेट और पब्लिक। अब हाँ, मोदी जी कुछ कर रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसको
जो पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, पब्लिक से कहाँ लेके जाने की ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट की तरफ, है ना। गवर्नमेंट का रोल कम करते जा रहे हैं और प्राइवेट का बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो लोगों को रोजगार मिले। देखिए इसके प्राइवेटाइजेशन के फायदे और नुकसान दोनों हर चीज़ के ही होते हैं। प्राइवेट का से क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा और प्राइवेट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा भी तो हो जाता है ना कई बार कि प्राइवेटाइजेशन जब ज़्यादा हो जाए, गवर्नमेंट बाहर हो जाती है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से या कम रोल प्ले करती है, तो ये लोग मोनोपोली कर देते हैं कंट्री में, मनचाहा प्राइस लेंगे, मनचाहे अपने रूल रेगुलेशन से अपना बिजनेस करेंगे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। अब आगे है इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। देखिए जो इकोनॉमिक्स है हमारी वो क्या है, साइंस है या आर्ट है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये बेसिक सी चीज़ें है, पता भी होना चाहिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को, ये साइंस है या आर्ट्स है। देखिए दोनों ही है ये। साइंस क्यों है, साइंस में जैसे रूल रेगुलेशन होते हैं, किसी भी चीज़ का कोज एंड इफेक्ट इसमें चलता है ना, कोई भी चीज़ का कारण होगा और उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये चीज़ें हम साइंस में चलती है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी चलती है कि अगर आप ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करोगे तो इसका इफेक्ट कंट्री के ऊपर या कोई पर्टिकुलर, जैसे एक बताया था ना माइक्रो में, पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर क्या आएगा। तो हाँ जी है, इकोनॉमिक साइंस तो है। अब वो कहते हैं कि पॉजिटिव है या फिर नॉर्मेटिव है, दोनों ही है। पॉजिटिव का तो मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप ये चीज़ है भाई, वो तो ट्रुथ बता देते हैं भाई ये चीज़ है, ऐसा है। और नॉर्मेटिव कहते नहीं ऐसा तो है बट ऐसा होना चाहिए, ये आदर्श। नॉर्मेटिव का मतलब हो गया कोई भी चीज़ का आदर्श, और ट्रुथ का मतलब हो गया चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, वो ट्रूथ ही रहेगा भाई ये चीज़ है, ये सच है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। और ये क्या बताएगा नॉर्मेटिव साइंस कि नहीं वो बुरी तो है बट उसको कैसा होना चाहिए, उसको अच्छा होना चाहिए। तो ये एक आदर्श हो गया। और आर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ की कला। जब हम लोग कोई भी चीज़ की थ्योरी, कोई भी चीज़ का रूल, कोई भी चीज़ को रेगुलेशन को हम लोग उसमें ले आते हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ले आते हैं, है ना। जब कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती है तो वो हमारी क्या हो गई, आर्ट्स हो गई। कोई भी चीज़ जैसे कि आपने एक पूरी अपनी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि मुझे पेन की फैक्ट्री लगानी है, पेन की क्या लगानी है, फैक्ट्री, है ना। पेन की फैक्ट्री लगानी है तो आपने सब कुछ अपना एक ब्लूप्रिंट बनाया कि इतने मुझे लेबर चाहिए, ऐसी लैंड चाहिए, इतनी मशीन चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, वो सब आपने बना लिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जब इस ब्लूप्रिंट को, जब जिस दिन आप लैंड ले लोगे, लेबर को बुला लोगे, मशीनें लगा लोगे, फैक्ट्री शुरू कर दोगे, ये तो एक साइंस थी आपकी कि आपने पूरा ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होगा। और उसको इम्प्लीमेंट जब कर दिया, जब आप उसको वर्क में ले आए तो आपका वो क्या हो गया, आर्ट्स बन गई। जब उसको आप व्यवहारिक रूप में ले आए, प्रैक्टिकल रूप। देखिए स्टूडेंट्स, हर कंट्री की कुछ अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी होती है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करते टाइम। तो वो कौन कौन सी है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये पहले बताया था आपको, क्योंकि अनलिमिटेड वॉन्ट से लिमिटेड रिसोर्सेज है। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, उनको बढ़ाया, ग्रोथ कैसे किया जाए, एलोगेशन करना एक रिसोर्सेज का, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को फुल यूटिलाइजेशन, पूरी तरह से यूज़ कैसे किया जाए, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ये ऐसा कुछ बनता है आपका। कि इसमें क्या होता है, इसके ये जो ये लाइन होती है, जो ये स्लोप होता है, ये आपको बताता है कि हमारे पास इसके अंदर अंदर रिसोर्सेज है। उसमें आपको चॉइस करना होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीट है, यहाँ पे राइस है, इतना तो आप वीट बना रहे हैं और इतना राइस बना रहे हैं। आपको वीट, अगर राइस को ज़्यादा करना है तो वीट को कम करना पड़ेगा, एक चीज़ को बढ़ाने के लिए एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये हमारी है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। और व्हाट आर द कोज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का, कोज हमेशा वही तीन ही होते हैं। क्या होता है आपको, हम आपके पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, क्योंकि आपकी वही लैंड वाला एग्जांपल याद कर लेना कि हमारे पास लैंड तो एक है, उस पर हमको वीट भी प्रोड्यूस करना है, राइस भी करना है, तो हमको अनलिमिटेड वॉन्ट्स है हमारी, है ना, एक से ज़्यादा वॉन्ट्स है और रिसोर्स हमारे पास एक है। अब इसमें अल्टरनेटिव यूज़ क्या है, इस लैंड का अल्टरनेटिव यूज़ है, या तो वीट उगा लो या ये उगा लो या अदर कोई भी फसल उगा सकते हो आप, है ना। तो इसका अल्टरनेटिव यूज़, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, चॉइस करना होगा। आप चाहते तो है कि आप दोनों तीनों फसलें उगाए, बट आपको एक ही उगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लैंड आपके पास एक ही है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। ओके फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हम मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।